नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं स्वराज राजस्थान। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राजस्थान में बागी विधायकों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। स्पीकर की याचिका पर कल 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। अशोक गहलोत के भाई के घर और फार्म हाउस में ईडी के छापे। बेटे के करीबी रतनकांत शर्मा को भी ईडी का नोटिस। कांग्रेस ने कहा, रेड राज से डरते नहीं। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को दिया नोटिस। कहा, 7 दिनों में माफी मांगे मलिंगा, वरना करेंगे मानहानि का केस। राजस्थान में एक बार फिर चले नगर निगम चुनाव। कोर्ट ने दिए आदेश, 31 अक्टूबर तक कराने होंगे चुनाव। कोर्ट ने मांगा था 31 दिसंबर तक का वक्त। राजस्थान में सियासी रण अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस की बगावत का मसला अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर है। हाई कोर्ट ने 24 जुलाई तक सचिन पायलट और उनके कैंप के 18 दूसरे विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने को कहा, जिसके खिलाफ स्पीकर सीपी जोशी सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उनके कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद ही सचिन पायलट की ओर से भी एक कैविएट दाखिल किया गया है। वहीं ईडी ने सीएम अशोक गहलोत के करीबियों पर छापे की कार्रवाई की। उनके भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसे कांग्रेस ने रेड राज कहा है। तो वहीं फेयरमाउंट होटल में कांग्रेस विधायकों के ठहरे हुए आज 10 दिन हो गए हैं। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने पीएम को लिखा है कि राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें अशोक गहलोत ने लिखा है कि राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, राजस्थान की सियासी हलचल के बीच अब अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और अपनी इस चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा है कि राजस्थान की चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी जुड़ गए हैं। संजय जी, तो अब गहलोत ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है कि सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। केंद्र को ये चिट्ठी लिखने को आप कैसे देखते हैं? केवल एक पब्लिक में मैसेज देने के लिए है, वरना हम सब जानते हैं कि जो आरोप को लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर, और इस चिट्ठी में भी उन्होंने यही आरोप लगाया है कि आपकी पार्टी के कुछ लोग, खासकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम लिया गया है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इस चिट्ठी का और कोई औचित्य है, सिवाय इसके कि आप पब्लिक में एक मैसेज देना चाहें। वरना क्या प्रधानमंत्री की रजामंदी या प्रधानमंत्री की सहमति के बिना भारतीय जनता पार्टी के भीतर ऐसा कुछ हो सकता है? ये समझ से परे है। तो इसके ज़्यादा इस चिट्ठी का मैं और कोई औचित्य नहीं मानता। जी संजय जी, इससे पहले जब गहलोत रूबरू हुए थे मीडिया के साथ, तब भी उन्होंने इस तरह की बातें कही थी और अभी चिट्ठी यहाँ पे लिखी, जैसा कि आपने कहा कि एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ की हो रही है। आप हमारे साथ बने रहें, मैं आपके पास लौटूंगी। उधर राजस्थान का सियासी घमासान अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। राजस्थान विधानसभा स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिस पर कल सुनवाई होगी। स्पीकर की ओर से दाखिल की गई एसएलपी की सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस ने 3 जजों की बेंच का गठन किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस किशन मुरारी और जस्टिस बीआर गवई की बेंच इसकी सुनवाई करेगी। कल सुप्रीम कोर्ट में ये बेंच सुबह 11 बजे सुनवाई करेगी। वहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। दरअसल स्पीकर ने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें कोर्ट ने 24 तारीख तक सचिन पायलट और उनके खेमे के 19 विधायकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। याचिका में कहा गया कि हाई कोर्ट स्पीकर को सचिन गुट पर कार्रवाई करने से नहीं रोक सकता। हालांकि सीजेआई ने फिलहाल स्पीकर की याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने स्पीकर की ओर से इसकी जल्द सुनवाई की मांग की थी। साथ ही इस मसले पर सचिन पायलट ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट फाइल की है।
तो सीपी जोशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा है कि संविधान ने जिम्मेदारियां तय की है। स्पीकर होने के नाते मैंने कारण बताओ नोटिस दिया। अगर अथॉरिटी कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करेगी तो उसका काम क्या होगा। संवैधानिक अथॉरिटी के तहत भी सभी पदों की भूमिकाएं तय हैं। इसके तहत स्पीकर को दल बदल के मामले में फैसला करने का अधिकार है। कोहितो केस में संवैधानिक बेंच फैसला दे चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई भी कोर्ट दखल नहीं दे सकती। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने सिर्फ नोटिस जारी किया है, इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। मैं कोर्ट का सम्मान करने वाला अध्यक्ष हूं। विधानसभा अध्यक्ष को संवैधानिक और कानून के रूप में डिस्क्वालिफिकेशन करने का निर्णय करना है तो उसकी प्रथम स्टेज ये होती है कि आप शोकाज नोटिस दो। अब जब शोकाज नोटिस के संबंध में ही सारी चीज़ें कोर्ट में स्टक हो गई तो आगे की प्रक्रिया करने का मतलब विधानसभा का अध्यक्ष जिसको कानूनन ये अधिकार है डिस्क्वालिफिकेशन करने का, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो एक वैधानिक दृष्टि ये होगी कि विधानसभा का अध्यक्ष एक निर्णय ले और कोर्ट दूसरा निर्णय ले, तो दो संवैधानिक संस्थाएं उन दोनों के बीच में विरोधाभास नहीं हो, ये सोचकर हमने एसएलपी कही कि भाई इस संबंध में ये जो स्थितियां बन रही है उसका निराकरण किया जाना चाहिए और यही मैटर आज एसएलपी में लगा और कल उसकी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने 92 में कोहितो कोहन के केस में ये एस्टेब्लिश किया कि भाई जो डिस्क्वालिफिकेशन का काम है वो किस तरह से होगा और इसमें किसको अधिकार है, और वेल डिफाइंड करके उसमें कहा कि स्पीकर को इसमें अधिकार है और कोई भी कोर्ट स्पीकर जब तक निर्णय पर नहीं पहुंचे उसके बीच में इंटरवीन नहीं करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का फैसला है। 92 से लगाकर आज तक ऐसा कोई एक भी उदाहरण नहीं है जहां किसी कोर्ट ने इस तरह के मामले में कोई निर्णय बदला हो। और यही हमारी संसदीय लोकतंत्र की ताकत है कि लोकसभा और विधानसभा कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट उसका इंटरप्रिटेशन करती है और सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन करने के बाद जो कानून बनता है उस कानून की मान्यता सबको मान्यता होती है। स्पीकर की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर किए जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा है कि स्पीकर अपना काम कर रहे हैं और न्यायपालिका अपना। देखिए, उनको अपनी भूमिका का निर्वहन करना और कानून को अपना काम करना है। और भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती ये है कि इसमें जब विधायिका में चर्चा के बाद में कोई समाधान नहीं होता तो न्यायपालिका उस पर पूरी तरीके से व्याख्या करती है। केवल पहला इंसिडेंट नहीं है, अनेकों अवसरों पर संवैधानिक व्यवस्थाओं की प्रावधानों की व्याख्या अलग अलग रूपों में अलग अलग समय पे हुई है। ये सामान्य सी बात है कि जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है उसका समाधान किस तरीके से हो, तो अंत में हम ये मानते हैं कि न्यायपालिका जो निर्देशित करती है उसकी अनुपालना सब लोग करते हैं। हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल, तो स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को लेकर चुनौती दी है, एसएलपी दायर की है। टेक्निकलिटीज की बात करूं तो क्या क्या टेक्निकलिटीज इसमें इंक्लूड की गई हैं? देखिए, एसएलपी में यह साफ कहा गया है कि किसी भी हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट से जो नीचे कोर्ट है उसको यह अधिकार नहीं है कि वो विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्पीकर द्वारा लिए गए फैसले पर आपत्ति जाहिर करे या उसके खिलाफ कोई आदेश पारित करे, क्योंकि आया राम गया राम संस्कृति के मामले में 1992 में सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ का यह फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने कहा था कि दल बदल कानून के तहत स्पीकर जो है वो सदस्यों को अयोग्य करार दे सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद भी कई ऐसे मामले आए जिस मामले में यह फैसला दिया। स्पीकर यही कह रहे हैं कि अगर हाई कोर्ट कोई फैसला पारित करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन होगा, क्योंकि स्पीकर ने सिर्फ अभी नोटिस जारी किया है। जिन लोगों को नोटिस जारी किया गया है उन्हें स्पीकर के पास आना चाहिए जवाब देने के लिए। वो स्पीकर के पास जवाब देने के लिए नहीं आए, वो सीधे हाईकोर्ट चले गए। हाईकोर्ट ने भी कहा कि 21 तारीख तक आप कार्रवाई नहीं करेंगे, उसके बाद 24 तारीख तक के लिए बढ़ा दिया। यह ठीक नहीं है। अगर इस तरीके से अगर कोई हाईकोर्ट अगर आदेश पारित करता है आने वाले समय में तो फिर वो न्यायपालिका और विधायिका में एक टकराव की स्थिति बनेगी। साफ शब्दों में यह स्पीकर द्वारा कहा गया है, क्योंकि स्पीकर भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं।
जो उन्होंने फैसला लिया है उनके मुताबिक वह फैसला सही है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कल 11 बजे जब सुनवाई करेगा तो जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ यह तय करेगी कि स्पीकर का यह फैसला सही है या गलत। जी गोपाल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय वोरा जी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय जी, तो यहाँ पर जो स्पीकर ने एसएलपी दायर की है उसमें स्पीकर के जुरिस्डिक्शन की बात की है। अगर हम उनका पूरा आर्ग्यूमेंट देखें तो कितना स्ट्रांग आपको सुप्रीम कोर्ट में वो नजर आ रहा है? देखिए, खुद सुप्रीम कोर्ट ने जब ये डिसाइड किया 1992 का जिस केस का हवाला दिया है स्पीकर ने, उस वक्त क्या था कि स्पीकर को पावर थी कि उसके फैसले जो भी होंगे उसको न्यायालय रिव्यू नहीं कर सकता, उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ये अधिकार तो अपने पास ले लिया कि वो स्पीकर के फैसले को चुनौती दे सकता है, रिव्यू कर सकता है। लेकिन उसने ये ज़रूर कहा कि जब तक स्पीकर कोई फैसला नहीं ले लेता तब तक कोर्ट उसमें इंटरवीन नहीं कर सकती। तो इस लिहाज से स्पीकर ने अभी कोई फैसला नहीं लिया था, केवल नोटिस सर्व किए थे। तो यदि आप नोटिस देने पर भी अगर रेस्ट्रिक्शन लगा देगी कोर्ट, तो फिर तो जो संविधान पीठ ने जो फैसला दिया था उसका तो कोई मायने नहीं रहता। पर एक हाई कोर्ट कैसे संविधान पीठ के मामले को में दखल कर सकता है? तो इसलिए स्पीकर का आर्गुमेंट बहुत स्ट्रांग है कि अभी तक आज तक जितने भी मामले हुए हैं उसमें कोर्ट ने जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कभी इंटरवीन नहीं किया है, हमेशा फैसला आने के बाद इंटरवीन किया है। तो इस लिहाज से स्पीकर ने जो ग्राउंड चुना है वो ग्राउंड काफ़ी जायज़ है। और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी, क्योंकि ये 2 जजेस की बेंच है, वो भी अपनी 5 जो लार्जर बेंच है 5 जज की, उसको इग्नोर नहीं कर सकती। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहे, मैं आपके पास लौटूंगी। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच ईडी ने बुधवार को 7 करोड़ के फर्टिलाइजर स्कैम मामले में सीएम अशोक गहलोत के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के घर और फार्म हाउस पर छापा मारा। ईडी की टीम पीपीई किट पहनकर पहुंची और छापा मारा। केंद्रीय एजेंसियां राज्य में 9 दिन से गहलोत के करीबियों और रिश्तेदारों पर अब तक 6 बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। 13 जुलाई को इनकम टैक्स ने कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर के ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद 20 जुलाई को सीबीआई ने कांग्रेस विधायक कृष्णा पूनिया से पूछताछ की। 21 जुलाई को सीबीआई ने मुख्यमंत्री के ओएसडी देवाराम सैनी से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। अब मुख्यमंत्री के बड़े भाई अग्रसेन गहलोत के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। उधर कस्टम विभाग ने अग्रसेन की कंपनी अनुपम कृषि पर 7 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है। इधर कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि केंद्र सरकार राजस्थान सरकार को डराने की कोशिश कर रही है। आप अपनी रेड और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स इसकी धमकी से कोई और डर गए होंगे, किसी और को आपने डरा लिया होगा दूसरे प्रांतों में, परंतु ना राजस्थान की 8 का बहादुर जनता डरने वाली, न श्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के विधायक डरने वाले, और ना हमारी सरकार अस्थिर होने वाली। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, जितना और जुल्म करना है, जितना और गैर कानूनी कार्य करना है वो करिए, परंतु हम डरेंगे नहीं। उधर गहलोत सरकार का कहना है कि केंद्र बदले की राजनीति के तहत काम कर रहा है। सबको डराने धमकाने से कोई डरने वाला नहीं है। इस देश में लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहे मर जाए, लेकिन किसी भी कीमत पर हम बीजेपी के जुल्म और तानाशाही अन्याय के खिलाफ डरने वाले नहीं हैं। हम रुक करेंगे संजय जी का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, तो कांग्रेस का सीधा आरोप है कि एजेंसियों का, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करके एक दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, और रेड राज नाम दिया है इस पूरी कोशिश का कांग्रेस ने। देखिए, पिछले 6-7 दिन से जो हो रहा है, ऐसा नहीं है कि ये सारे मामले कोई नए हैं। फेयरमाउंट में अगर आपको कुछ था तो ये फेयरमाउंट का मामला अशोक गहलोत के पिछले कार्यकाल में भी उठा था, जब वो 2008 से 13 तक मंत्री थे। ये आज जो उनके भाई के यहाँ कार्रवाई की गई है, ये 2007 से 2009 का मामला है, और 6 साल तो मोदी सरकार को हो गए यहाँ केंद्र में आए हुए। उसके पहले राज्य में भी बीजेपी की सरकार थी। तो अचानक जब आपको कांग्रेस से जुड़े हुए नेता अशोक गहलोत के जो करीबी हैं, चाहे वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कमल मेहता हों,
प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा हों, तो आप उनको आसानी से लिंक कर सकते हैं कि ये सारी कार्रवाई, इनकी जो टाइमिंग है वो संदेहास्पद है। इस वक्त क्यों हो रही है? इतने साल बीत गए, आप उन सालों में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या सीबीआई को अचानक, ये ईडी को अचानक ही गड़बड़ियों का पता चला है? क्या ये शिकायतें अभी हुई हैं के सामने? ये तो बरसों से पड़ी हैं। तो इसलिए कांग्रेस के आरोप में दम है कि ईडी की जो कार्रवाई है, इनकी टाइमिंग इस बात का सबूत है कि केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी जो है वो इन कार्रवाइयों के जरिए एमएलएस को एक संदेश देना चाहती है, उनको डरा के धमका के किसी तरीके से कांग्रेस से छिटका करके अपने पाले में लाना चाहती है, और इसमें कोई संदेह की बात नहीं दिखती है। जी संजय जी, आप हमारे साथ बने रहें। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, देखते रहिए स्वराज राजस्थान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज मलिंगा को लीगल नोटिस भेजा है। सचिन पायलट ने ऐसी कार्रवाई के पहले न संकेत दिए थे। आपको बता दें कि मलिंगा ने सचिन पायलट पर रिश्वत की पेशकश के आरोप लगाए थे। मलिंगा ने सचिन पायलट पर ऑफर देने के आरोप लगाए थे, जिसका उस वक्त पायलट ने खंडन नहीं किया था, बल्कि अब गिरिराज सिंह को लीगल नोटिस भेजकर कहा कि अगर 7 दिन में मलिंगा माफी नहीं मांगते तो वो सिविल और आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराएंगे। उधर राजस्थान में सियासी घमासान की धूरी रहे फोन टैपिंग मामले में राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेज दी है। दैनिक भास्कर की खबर के मुताबिक राज्य सरकार ने रिपोर्ट में कहा है कि फोन टैपिंग में नियमों का पालन किया गया। राज्य के गृह सचिव की अनुमति के बाद ही टेलीफोन टैपिंग की गई। साथ ही किसी भी राजनीतिक शख्स का फोन टैप नहीं किया गया। शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के मुख्य सचिव से टेलीफोन टैपिंग को लेकर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। उधर खरीद फरोख्त मामले में मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले आरोपी संजय जैन को एसओजी ने आज फिर से कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने आरोपी संजय जैन को दोबारा से 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा है। एसओजी ने संजय जैन को 18 जुलाई को गिरफ्तार किया था। इससे पहले वो 4 दिन तक रिमांड पर रहा और अब फिर से इसे 2 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। एसओजी की जांच में ये सामने आया कि 14 जुलाई से 18 जुलाई तक आरोपी संजय जैन की लोकेशन मानेसर के आसपास थी। ऐसे में एसओजी आरोपी को मानेसर ले जाकर लोकेशन की तस्दीक करना चाहती है। जांच में ये भी पता चला है कि संजय जैन ने बार बार विधायक भंवरलाल शर्मा से बात की थी। इस पूरे मामले की जांच के लिए एसओजी चाहती है कि आगे की पूछताछ विधायक भंवरलाल शर्मा के सामने ही की जाए, ताकि और इनपुट मिल सके। एसओजी ने 5 दिन के रिमांड की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने आरोपी को 2 दिन के रिमांड पर भेजा है। उधर राजस्थान में पहले से ही चल रहे नगर निगम चुनाव 31 अक्टूबर तक और चल गए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट ने अपने एक निर्देश में कहा है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा नगर निगम चुनाव 31 अक्टूबर तक कराने होंगे। इससे पहले राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को अदालत में अर्जी देकर चुनाव कराने को लेकर 31 दिसंबर तक का समय मांगा था
राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए एमएस सिंघवी ने कहा कि कोरोना वायरस को देखते हुए फिलहाल नगर निगम चुनाव कराए जाना संभव नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग के अधिवक्ता आरबी माथुर ने कहा कि कोरोना संकट के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर तक पंचायत की कुल सीटों पर चुनाव कराने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे चुका है। ऐसे में 31 अक्टूबर तक चुनाव कराए जा सकते हैं। हम रुक करेंगे हमारे रेसिडेंट एडिटर संजय जी का। संजय जी, तो जो नगर निकाय चुनाव है वो 31 अक्टूबर तक कराने के आदेश कोर्ट की तरफ से आ चुके हैं। हालांकि सरकार ने 31 दिसंबर तक का समय इस पूरे मामले में मांगा था। देखिए, पहले तो ये चुनाव अगस्त में होने थे और पंचायतों के चुनाव अप्रैल में, लेकिन चूंकि कोरोना का प्रकोप था इसलिए राज्य सरकार ने, और लॉकडाउन भी पूरे देश में हो गया था, इसलिए राज्य सरकार ने याचिका लगाई थी जिसको कि एक्सेप्ट कर लिया गया था और उनको ये 1 अगस्त तक का टाइम दिया गया था। लेकिन जो पंचायत के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला आया कि अक्टूबर तक आपके चुनाव हाल में करवाने हैं, तो उसके बाद ये सरकार जो है वो राजस्थान उच्च न्यायालय में गई, जो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शन है इनको लेकर के, कि हमें थोड़ा वक्त दे रहे हैं क्योंकि अब प्रकोप और बढ़ गया है कोरोना संक्रमण का। तो उच्च न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय का जो पंचायतों के मामले में फैसला था उसी को मद्देनजर रखते हुए अक्टूबर तक का समय दिया है। हालांकि इतना ज़रूर कहा है कि यदि आपको लगे कि स्थिति सुधर रही है तो आप पहले भी इसको करवा सकते हैं, हमारे पास वापस आ सकते हैं ऑर्डर के लिए, और अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो आगे समय बढ़ाने के लिए भी आप हमको अप्रोच कर सकते हैं। तो फिलहाल 1 अक्टूबर तक का समय है, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार सरकार दोबारा पिटीशन फाइल कर सकती है। जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। उधर राजस्थान सरकार ने अनलॉक 2 आदेशों में संशोधन करते हुए सिटी बसें चलाने की अनुमति दे दी है। इस बारे में गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। आदेश में लिखा है कि तय की गई शर्तों की पालना करते हुए शहरी क्षेत्र में सिटी बसों का संचालन किया जा सकता है। तय की गई शर्तों के मुताबिक यात्रा से पहले और बाद में सीटों और यात्रियों द्वारा छूने वाले सिटी बस के उपकरणों का उपयुक्त सैनिटाइजेशन किया जाए। साथ ही ड्राइवर, कंडक्टर और यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को फेस मास्क लगाना अनिवार्य होगा। इसी के साथ सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी अनुपालना भी करनी होगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन के चलते पिछले 4 महीने से सिटी बसों का संचालन बंद था, जिसे आज से दोबारा संचालन की अनुमति दे दी गई है। आइए अब देखते हैं खबरें दोहरारी यानी फटाफट खबरें। राजस्थान में बुधवार को कोरोना के 226 नए मामले सामने आए। इनमें जोधपुर में 59, अलवर में 52, अजमेर में 32, जयपुर में 24 पॉजिटिव केस सामने आए। इसके बाद कुल पॉजिटिव लोगों की संख्या 31,599 पर पहुंच गई है। वहीं 4 लोगों की मौत भी हुई है। राजस्थान के सियासी घमासान के बीच होटल में विधायकों की बाड़ेबंदी अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री गहलोत खेमे के विधायकों को होटल फेयरमाउंट में रहते हुए बुधवार को 10 दिन पूरे हो गए। 13 जुलाई को विधायक दल की मीटिंग के बाद सभी विधायकों को होटल में लाया गया था। कोटा सेंट्रल जेल में 7 महिला कैदियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद हड़कंप मचा है। 17 जुलाई यानी 4 दिन पहले जेल में पहला कोरोना संक्रमित होने का शक था, जिसके बाद दूसरा कोरोना संक्रमित 19 जुलाई को आया था। दिल्ली हरियाणा में पिछले 5 दिन से घूम रही एसओजी की टीम अब भी खाली हाथ है। अब तक निराश एसओजी की टीम लगातार विधायकों को तलाश तो कर रही है, लेकिन उसे ना पायलट समर्थक विधायकों के बारे में कुछ पता चला है और ना ही उनका कोई ठिकाना वो ढूंढ पाई है। स्वराज राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।